नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग अभी हिजबुल्लाह के बारे में सुन रहे हैं और हिजबुल्लाह जो है वह फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है इजराइल के विरुद्ध। तो हम लोग थोड़ा हिजबुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। हिजबुल्लाह का अर्थ हुआ हिज़्ब अल्लाह, यानी अल्लाह का दल। यह एक शिया मिलिटेंट संगठन है, उग्रवादी संगठन है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी काम करता है लेबनान में। और ये रहा लेबनान, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक माउंट लेबनान है, लेबनान पर्वत भी है और इसकी राजधानी है बेरूत। यहाँ की मुद्रा है लेबनीज पौंड, पौंड है यहाँ की मुद्रा, ये याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंटर लेवल के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो विधायिका है, जो संसद है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्फेशनलिज्म। इसमें क्या होता है कि जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उन सब को प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिली हुई रहती है। यही हुआ कन्फेशनलिज्म। इसमें उसे कहते हैं कन्फेशनलिज्म। तो कन्फेशनलिज्म में क्या होता है कि हर एक जो धार्मिक समूह होता है उसे हिस्सेदारी मिलती है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है, संसद में और राजनीतिक पदों में हिस्सेदारी मिलती है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईसाई समुदाय है, उसके बाद सुन्नी मतावलंबी है और शिया मतावलंबी है। तो इन सब को अलग अलग पद मिला हुआ है। जैसे मेरोनाइट ईसाई, यानी मेरोनाइट एक ईसाइयों का ही समूह हुआ, वो उसके ही राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति उसी वर्ग से आएंगे, उसी समुदाय से आएंगे। प्रधानमंत्री जो होगा वह सुन्नी वर्ग से ही आएगा और संसद का जो स्पीकर होगा वह शिया मुस्लिम ही होगा। तो यह स्थिति है। अब हिजबुल्लाह इतनी मदद क्यों करता है? तो इसका कारण यह है कि जो फिलिस्तीनी थे वो यहाँ पर एक बहुत बड़े शरणार्थी के रूप में यहाँ पहुँचे थे और बाद में इस देश में वही बहुसंख्यक हो गए। उससे पहले यहाँ पर क्रिश्चियंस बहुसंख्यक हुआ करते थे। तो शरणार्थियों के आने के बाद यह पूरी तरह से एक प्रधान रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया। उससे पहले एक अरब देशों के बीच एक क्रिश्चियन राष्ट्र था, ईसाई राष्ट्र था। इसी तरह की एक व्यवस्था इराक में भी है, जहाँ की कुर्द जो होगा वह राष्ट्रपति होगा, संसद का जो अध्यक्ष होगा एक सुन्नी होगा और प्रधानमंत्री जो होगा एक शिया होगा। अब लेबनान के बगल में अगर हम देखें तो ये जो हाइफा वाला लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है इजराइल और ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट जिसे कहते हैं। ये दोनों फिलिस्तीन बनाते हैं, ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, यही है गाजा पट्टी और यहीं से इजराइल पर हमला किया था हमास ने। और यहाँ पर इजराइल से सटा हुआ है जॉर्डन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ अल-अक्सा मॉस्क परिसर जो है उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है जॉर्डन की है एक समझौते के तहत। और यहाँ पर है ये गोलान हाइट्स है जिस पर कि इजराइल का कब्जा है और ये है सीरिया। तो लेबनान के जो पड़ोसी देश हैं वो है, एक तरफ ऊपर में है सीरिया, पूर्व में भी सीरिया है और नीचे इजराइल है। और यहाँ पर है सिनाई पेनिनसुला, ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये मिस्र का अंग है। और यहाँ जो देख रहे हैं अकाबा, ये जॉर्डन का हिस्सा, और ये है गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी है। और यह जो है, यह नीला नीला जो आप देख रहे हैं, यह है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन ओशियन, ये सी है और ये है भूमध्य सागर, इसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ जो ऊपर में आप देख रहे हैं यह है साइप्रस। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको यह बताना है कि हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो आप आसानी से बता पाएंगे, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान। तो इसका उत्तर होगा लेबनान। हिजबुल्लाह लेबनान का उग्रवादी संगठन है। और ये जो इस व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं हसन नसरल्लाह, ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। और चूंकि शिया लोगों की इसमें प्रधानता है, इसीलिए ईरान जो है यह इनकी
मदद करता है। तो शिया होने के कारण ईरान इनकी मदद करता है, क्योंकि ईरान शिया मतावलंबियों का देश है। मुख्य रूप से वहाँ शिया मतावलंबी ही रहते हैं, शिया मुस्लिम ही रहते हैं। और इस हिजबुल्लाह की स्थापना में भी ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ही सहायता की थी। तो यह एक तरह से ईरान का पपेट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के खिलाफ जिसका प्रयोग ईरान करता रहता है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में कि हिजबुल्लाह की स्थापना हुई थी अल खमैनी, जो कि ईरान के धार्मिक गुरु थे, उनके ही बताए हुए नाम पर, और उन्हीं के हिसाब से, उनकी जो विचारधारा है उसी के हिसाब से ये संगठन भी चलता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, पार्लियामेंट क्या है और कहाँ का ये उग्रवादी संगठन है, यह आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा आपने देखा कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोस में क्या है। अब अगला प्रश्न, इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति के बारे में क्या सच है, क्या सही है, ये बताना है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन का संयुक्त राष्ट्र चाहता है, ये ऑप्शन था। ये बी ऑप्शन है, भारत चाहता है कि फिलिस्तीन का एक व्यवहार्य और स्वतंत्र राज्य इजराइल के साथ सह अस्तित्व में हो। तीसरा है, भारत फिलिस्तीन राज्य का समर्थन नहीं करता है। और डी, भारत इजराइल राज्य के भीतर फिलिस्तीन राज्य चाहता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर यह होगा कि भारत चाहता है कि एक फिलिस्तीन राष्ट्र बने जो कि इजराइल से अलग हो, स्वतंत्र हो, और वह वायबल है, यानी वह चलने लायक राष्ट्र हो, और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें। अभी स्थिति यह है कि जैसे हमास जैसे संगठन है और बहुत सारे अरब राष्ट्र भी हैं, वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते हैं, और वो चाहते हैं कि इजराइल चूँकि यहूदियों का देश है इसलिए उसे दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को बहुत ही सैन्य रूप से सशक्त रहना पड़ता है, और अस्तित्व को बचाने के लिए वो ऐसा करने को विवश होते हैं, कठोर होने के लिए विवश होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, वैश्विक भूख सूचकांक। इसके जो 2023 का संस्करण है, इसका थीम है द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवा शक्ति या युवाओं की भूमिका। और यह जो इंडेक्स होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बनाते हैं दो संस्थान मिलके, वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो वेल्ट हंगर हिल्फे जो है वो है जर्मनी का संगठन, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो आयरलैंड का है। इसमें इसकी सबसे बड़ी जो आपको थोड़ा सा परीक्षा में कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, वो ये है कि इसका जो स्कोर होता है, इसमें जितना ज़्यादा स्कोर किसी देश को मिलता है वह उतना ही भूखमरी से पीड़ित होता है। यानी अधिक स्कोर का मतलब हुआ कि खराब स्थिति, और कम स्कोर का मतलब हुआ कि अच्छी स्थिति। भूख का सूचकांक है तो भूख ज़्यादा होगा तो भूख का स्कोर ज़्यादा होगा। अब इसमें 4 जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, 4 इंडिकेटर होते हैं, संकेतक होते हैं। बीपीएससी मेंस में भी यह पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, पीटी में भी पूछा जा सकता है। इसके 4 संकेतक होते हैं। 4 संकेतक क्या है? पहला अंडर नरिशमेंट, यानी अल्प पोषण, यानी खाना ही कम मिला तो कैलोरी कम मिलेगा, तो इसका अर्थ हुआ कि कम कैलोरी इंटेक, कम कैलोरी ले रहे हैं लोग। दूसरा है बच्चों का चाइल्ड स्टंटिंग, यानी बच्चों का जो हाइट है वो कम हो रहा है, ऊंचाई कम है, और यह होता है 5 साल तक के बच्चों का। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चे की बर्बादी या बच्चे का हल्का होना, वेट कम होना, वजन कम होना, यह है तीसरा। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों का मृत्यु दर, यानी 5वें जन्मदिन से पहले बच्चे के मरने में का क्या दर है, कितने बच्चे मरते हैं। तो ये होता है, इसका 4 इंडिकेटर है, 4 संकेतक, और इन्हीं के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है, और विश्व भर में भूख को यह ट्रैक करता है और इसे नापता है। यह अलग अलग संस्थाओं से यह डाटा लेता है, जैसे अंडर नरिशमेंट जो है अल्पोषण व फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। बच्चों के विषय में जो है
वह जानकारी यूनिसेफ, WHO इत्यादि से लेता है। और भारत की जो स्थिति है इसमें वह है सीरियस की स्थिति, ठीक है। तो यह एक तरह से 5 स्थितियां प्रदान करता है, 5 मानक प्रदान करता है। भारत जो है गंभीर रूप से भुखमरी से पीड़ित देश में आता है और इसी कारण भारत सरकार इसका विरोध भी करती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, जिसके बारे में हमने हाल फिलहाल में ही देखा था कि वहाँ भूख से लोग परेशान थे, आटे के लिए भी लाले पड़ रहे थे, वह देश भी भारत से अच्छी स्थिति में है। भारत का स्थान है 111वां और पाकिस्तान की स्थिति है 102वां, यानी अच्छी स्थिति में पाकिस्तान। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी हमसे काफ़ी अच्छी स्थिति में है। भारत का स्कोर है 28.7 और इसी कारण इसे गंभीर रूप से भूखे में रखा गया है, क्योंकि सीरियस का देख सकते हैं 20 से 35 से नीचे रखा गया, 20 से ऊपर 35 से नीचे। और भारत, लेकिन एक स्थित बात है कि भारत में जो भूखमरी है वह दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका, यानी सहारा के दक्षिण के जो हिस्से हैं, साउथ सहारा जो है वहाँ से अच्छी स्थिति है। तो साउथ सहारा के जो देश हैं, सहारा मरुस्थल वाले जो देश हैं, उसके दक्षिण के जो देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा भूखमरी की स्थिति है। महिलाओं में एनीमिया के स्तर पर देखें तो बहुत खराब स्थिति है। भारत में 58.1% महिलाएं जो है वो एनीमिया की स्थिति दिखाई गई और ये जो है 15 से 24 साल की आयु के महिलाओं में देखा गया है अधिकांशतः। इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है कि अब सब कुछ कुकर में बनाते हैं। अगर लोहे के बर्तन में खाना बनाया जाए तो एनीमिया से लड़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा एनीमिया के लिए जो आयरन की गोलियां इत्यादि, फोलिक एसिड इत्यादि ली जानी चाहिए। भारत में सबसे अधिक बाल वेस्टिंग दर है, ठीक है। बाल वेस्टिंग दर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, वेट कम होता है। वे से वॉ से वेस्टिंग, वॉ से वेट, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। अब कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है आयरलैंड की है और वेल्ट हंगर हिल्फ जो है जर्मनी की है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड की स्थापना हुई थी 1968 में और वेल्थ हंगर हिल्फ का हेडक्वार्टर जो है वह है बॉन, जर्मनी में है। अब भारत सरकार इसे मानती है एक त्रुटिपूर्ण मापक है, गलत रूप से नापता है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि कोविड के समय में भी हम लोगों ने जो है आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, बहुत इंपॉर्टेंट है, के नाम से गरीबों को पर्याप्त मात्रा में अन्न उपलब्ध करवाया। और तो भी भूखमरी की स्थिति कैसे हो सकती है। दूसरे जो और भारत सरकार की जो चिंताएं हैं इसको खारिज करने के पीछे कि क्यों गलत ये हम इसे बताया भारत सरकार ने कि देखिए भूखमरी तो पूरी आबादी के लिए कह रहा है कि देशी भूखा है, लेकिन नापने के लिए जो संकेतक हैं वो क्या यूज कर रहा है, 4 में से 3 जो है वो बच्चों से संबंधित है। बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट और बच्चे की मृत्यु दर। तो 3 चीज़ें जो है वो क्या है, वो तो केवल बच्चे के बारे में ही संबंधित है, ठीक है। और चौथा जो मापक दिया गया अल्पोषित आबादी का अनुपात, यानी जो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, कैलोरी इंटेक कम लेते हैं, उसका भी क्या है, वो एक जनमत सर्वे ओपिनियन पोल लिया गया 3000 के लोगों का और उसी के हिसाब से ये निर्णय ले लिया गया। तो इसलिए निश्चित रूप से यह जो है वो क्या है, एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं, फ्लॉड मापन है कि पूरे जनसंख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भूखमरी से पीड़ित है और केवल बच्चे और एक सर्वे, एक छोटा सा सर्वे के आधार पर आप निर्णय ले रहे हैं। अब इसमें और भी कई सारी जानकारियाँ हैं इस इंडेक्स के बारे में। जैसे 2-3 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि भूखमरी से लड़ने में जो कई चुनौतियाँ आई हैं वो है, जैसे कोविड-19 महामारी थी, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ जिसके कारण कि गेहूं का सप्लाई जो है, यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश रहा है, तो उसके कारण विश्व में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा जहाँ कहीं भी अफ्रीका में ही जो है वो हिंसक संघर्ष होते रहते हैं, तो वो भी एक संकट है। चौथा है कि क्लाइमेट डिजास्टर, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आती हैं कहीं, जैसे लीबिया में बाढ़ आ गया, भूकंप आ जा रहा है, तो इस सब से, अफगानिस्तान में जैसे भी भूकंप आया, तो उससे पहले भी भूकंप आया था अफ्रीका में ही कुछ देशों में। तो इस सब से क्या होता है, इस सब से यह होता है कि जो भोजन की स्थिति है वह क्या होती है, प्रभावित होती है। लोग भोजन के लिए
धन नहीं जुटा पाते हैं, भोजन के लिए जो संसाधन है वो प्रभावित हो जाती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित होता है। तो इससे जो जो कम आय वाले और मध्यम आय वाले देश हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और इसीलिए इनका कहना है कि युवाओं को जो इस फूड सिस्टम है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए उचित, उनका कौशल का विकास होना चाहिए, उनके हेल्थ और पोषण का ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे यह होगा कि वो जो है वो ज़्यादा सक्षम होंगे इन भूखमरी से लड़ने के लिए, और उनको संसाधनों तक और आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम तक समतापूर्ण पहुंच मिलनी चाहिए कि वो भी उन योजनाओं का लाभ उठा पाए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, स्थानीय और विविध प्रकार के कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मार्केट तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, मार्केट बेहतर होना चाहिए, मार्केट तक एक्सेस, और मजदूरी भी उचित मिलनी चाहिए, काम की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, तभी तो लोग भोजन के लिए पर्याप्त कमा पाएंगे और भूखमरी से लड़ भी सकते हैं। अब प्रश्न है आपके लिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 110, 107, 111 और 125। तो भारत की रैंकिंग है 111। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पहले ही 111वां स्थान है, 111, बहुत आसान है, याद रखना। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करने के लिए कितने संकेतकों का उपयोग किया जाता है, कितने इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? 10, 8, 5 और 4। तो इसका उत्तर होगा 4। अभी बताया मैंने कि 3 जो है वो बच्चों से संबंधित है, बच्चा कितना वजन है, बच्चे कितना हाइट है, 5 साल से छोटे बच्चे का ही है, बच्चा कितना हाइट है, कितना वेट है, और कितनी मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, सब तीनों 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ही है। और चौथा जो है वह है कि पूरी आबादी में जो है वह कैलोरी इंटेक कितना है, कितनी कैलोरी मिल रही है, पोषण कितना मिल रहा है। अगला प्रश्न, वेल्ट हंगर हिल्फ किस देश का एनजीओ है? जर्मनी, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फिनलैंड। तो वेल्ट हंगर हिल्फ है जर्मनी का। अब अगला समाचार, P20 सम्मेलन हो रहा है, और P20 है G20 के ही पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स होते हैं, जो संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका ये एक सम्मेलन होता है। और उस यहाँ पर क्या था, थीम क्या था यहाँ पर? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। तो वसुधैव कुटुंबकम भी कह सकते हैं आप इस थीम को। यह सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। इसमें कनाडा के जो स्पीकर हैं उन्होंने पहले कहा कि भाग ले सकते हैं, लेकिन भाग नहीं लिया। तो कहाँ पर हुआ है यह? नई दिल्ली में P20 समिट। और ये G20 के जो संसद हैं उसके जो स्पीकर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका यह समिट होता है, उनका यह सम्मेलन होता है। अभी भारत के हाथों में है G20 की अध्यक्षता, और अब जाने वाली है यह ब्राज़ील के हाथों में। अगला समाचार, इरकॉन और राइट्स, इन दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है। इरकॉन होगी 15वीं और राइट्स होंगी वो 16वीं होगी। ये दोनों रेल मंत्रालय की संस्थाएं हैं, और ये जो नवरत्न का दर्जा मिलता है वो कौन देता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नवरत्न स्टेटस मिलने से यह सुविधा होती है कि वैश्विक बाजार में प्रभावी कदम प्रतियोगिता करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है, नीति निर्णय में बहुत आज़ादी मिल जाती है मैनेजमेंट को। अब कई तरह के जो हैं वो स्टेटस मिलते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इंटरप्राइजेज को। सबसे महत्वपूर्ण उसमें महारत्न। तो महारत्न जो है वो 13 है, ये याद रखना। महारत्न कितने हैं? 13 है। महारत्न कितने हैं? 13 है। और सबसे पहले किसको मिला था? वो मिला था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, भेल को मिला था। किसको मिला था? भेल को मिला था। और नवरत्न कितने हैं? वो 16 हैं। और जो सबसे नया है वह है राइट्स, ठीक है, रेलवे की कंपनी है राइट्स। और मिनी रत्न 1 जो है वो 60 है, और मिनी रत्न 2 जो है वह 11 है। तो कम से कम आप महारत्न और नवरत्न को याद रखें, संख्या कितनी है। तो महारत्न की संख्या कितनी है? 13,
और नवरत्न की संख्या कितनी है? 16। अब महारत्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महारत्न होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो होना चाहिए, तभी जाकर महारत्न मिलेगा आपको। सबसे पहले नवरत्न होना जरूरी है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना जरूरी है, उसके शेयर जो है पब्लिक में बटे होने चाहिए, पब्लिक के पास सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिए, और जो है पिछले 3 साल का जो पूरा टैक्स के बाद जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 5,000 करोड़ का, और जो वैल्यू होना चाहिए, एवरेज नेट वैल्यू होना चाहिए वो 15,000 करोड़ का। लाभ होना चाहिए कितना? प्रॉफिट 5,000 करोड़ का, और नेट वैल्यू होना चाहिए, औसत शुद्ध मूल्य होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपये। हाँ, करोड़ गलती से नहीं लिखा है, 15,000 करोड़ रुपये का होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि ये कंपनियां जो हैं इनको बहुत सारे निवेश में आज़ादी मिलती है, अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं। जैसे जो कुल संपत्ति है उसका वो 15% या 5,000 करोड़ तक जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी परियोजना में जो उनके हिसाब से उचित बैठता है उसमें वो निवेश कर सकते हैं। तो महारत्न कितने हैं? 13 हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? नवरत्न होना चाहिए पहला, और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, और कम से कम जो है इसका लाभ कितना होना चाहिए? टैक्स के बाद लाभ होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपये पिछले 3 साल में, और नेट वैल्यू जो होना चाहिए, एवरेज नेट वैल्यू, औसत शुद्ध मूल्य होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपये होने चाहिए। भेल को सबसे पहले मिला था। अब अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान, सॉरी अगला समाचार, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है, निर्णय लिया गया है देने का। वो मिला है शिव शंकरी को, जो कि तमिल साहित्यकार हैं, महिला साहित्यकार हैं शिव शंकरी, और 2022 के लिए सम्मान दिया जा रहा है। और उन्होंने एक संस्मरण लिखा था, मेमोयर, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम मूवी याद है आपको? सूर्यवंशम लिखा था। ये इनकी अपनी ही जीवन की कहानी है। 78 वर्ष तक की आयु की इन्होंने कहानी लिखी है 2 वॉल्यूम में। ये अब तक 36 उपन्यास लिख चुकी हैं, और कई सारे जो हैं वो 3 जो है वो बायोग्राफी लिख चुकी हैं। आत्मकथा नहीं बल्कि दूसरों की कथाएं लिख चुकी हैं 3। यह जो पुरस्कार मिलता है वह देता है के बिरला फाउंडेशन, और यह इसमें एक मिलता है, एक प्लेक मिलता है, एक पट्टिका मिलती है, एक साइटेशन मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, 15 लाख रुपये का कैश प्राइज मिलता है। यह याद रखना है, 15 लाख रुपये का कैश प्राइज। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान है, किसे मिला? तो शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है वह जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध भाषाओं के लिए मिलता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भारतीय भाषा हैं, उनके लिए मिलता है। किसी गद्य या पद्य के लिए मिलता है, और वार्षिक रूप से मिलता है। इस संस्था के और भी कई सारे पुरस्कार हैं, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला था हरिवंश राय बच्चन को। उन्होंने एक बहुत अच्छी आत्मकथा लिखी है, वह है क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा है जरूरत का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आप जरूर याद रखें। और सबसे पहले किसे मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इस संस्था के द्वारा कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती सम्मान जो है वह किसी भी भारतीय भाषा, यानी 22 भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची की उनके लिए मिलता है। 15 लाख रुपये मिलता है इसमें। हिंदी में गद्य या पद्य के लिए मिलता है व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान। और बिहारी पुरस्कार जो मिलता है वह केवल राजस्थान के लेखकों को ही मिलता है, वो हिंदी या राजस्थानी में उनके द्वारा लिखा हुआ हो। शंकर पुरस्कार जो है दर्शन और संस्कृति और कला पर हिंदी में लिखने के लिए मिलता है। और वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत में काम के लिए मिलता है। जी.डी. बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मिलता है। तो आपको कम से कम जो है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 3 जरूर याद रखना है। सरस्वती सम्मान किसी भारतीय भाषा, व्यास सम्मान हिंदी के लिए, और बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थानी या हिंदी के लिए, और राजस्थान के ही लेखक को ही मिलता है। अब के बिरला जो थे वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यहाँ पर आप के बिरला को देख सकते हैं। के बिरला घनश्याम दास बिरला के बेटे थे, और घनश्याम दास बिरला के जो पिताजी थे उन्होंने ही लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर जो है वो दिल्ली में है, वहाँ दिल्ली में ही शायद वो बनवाया था। घनश्याम दास बिरला एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन गांधी जी के परम भक्त थे। ये
कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े फाइनेंसर थे, यानी कांग्रेस पार्टी चलती थी तो पार्टी के लिए तो पैसे चाहिए, तो वो धन जो है ये उपलब्ध कराते थे। इतने बड़े ये उद्योगपति थे और इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। इन्हें गांधी जी ने जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तो इन्हें जो है संस्थापक अध्यक्ष बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी गांधी जी ने, और उससे पहले इस संस्था का नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने 1932 में की थी, जब पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर के साथ। तब कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड हुआ था मैकडोनाल्ड के द्वारा। उसके ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। कम्युनल अवार्ड मिला था जेम मैकडोनाल्ड के द्वारा। उसमें क्या किया गया था? उसमें SC वर्ग जो है उसको अलग से निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए बनाया जा रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी ने कहा नहीं, यह हिंदुओं को अलग करने की बात है। फिर वो जेल में थे उस समय वो, फिर उन्होंने अम्बेडकर के साथ समझौता किया। यरवदा जेल में थे उस समय वो, फिर उन्होंने समझौता किया और फिर उसी कहते हैं पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ। और फिर उसके बाद गांधी जी ने हरिजनों की सेवा के लिए, समाज से छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। छुआछूत जो है क्या है? एक सामाजिक बीमारी है और यह इसका हमेशा विरोध करना चाहिए। जातिवाद की तरह यह एक बहुत बड़ी बुराई है, इससे हम लोगों को दूर रहना है। तो इस संस्था के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GD बिरला, और पहले सेक्रेटरी जो थे वो थे अमृतलाल ठक्कर या ठक्कर। GD बिरला ने ही हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की थी, जो कि अम्बेडकर कार जो बनाती थी कंपनी, वो हिंदुस्तान मोटर्स ही थी। यूको बैंक, जिसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। बिट्स पिलानी, जो कि IIT ठक्कर का संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसकी स्थापना की थी। इन्होंने बिरला हाउस, यहाँ बिरला हाउस लिखा गया गलती से, बिरला हाउस की स्थापना की थी। बिरला हाउस क्या है? बिरला हाउस इनका घर था, यहीं पे गांधी जी अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष गांधी जी ने बिताए थे। और इन्होंने इसी समय किंग्सवे कैंप में जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, वहाँ पर कस्तूरबा गांधी रहती थी, और बाद में वो गांधी जी के साथ ये बिरला हाउस चली गई थी। तो गांधी जी ने अपने अंतिम समय जो थे बिरला हाउस में बिताए थे। इनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं बापू, महात्मा गांधी की छाया में, व्यक्तिगत संस्मरण, इन द शैडो ऑफ द महात्मा, ए पर्सनल मेमोयर, और डायरी के कुछ पन्ने। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। अब प्रश्न है आपके लिए कि किस भाषा की लेखिका को वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी। तो यह मिला है तमिल के लिए। याद है ना नाम? जरूर याद रहना चाहिए, नहीं तो पीछे देखें वीडियो। अब अगला समाचार यह है कि भारत में NSG के जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं MA गणपति, उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल में जो हमास ने जिस तरह का हमला किया है, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए आए और फिर अचानक से उन्होंने रडार को भी धोखा दे दिया और बहुत ही हिंसा मचाई उन आतंकवादियों ने। तो उस आतंकी हमले से भारत को शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और इनका कहना है कि सीखना क्या चाहिए? तो सीखना यही चाहिए कि इस तरह का जो राष्ट्रीय संकट है उसको कैसा प्रबंधन होगा, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, उसके लिए एक रिस्पॉन्स का फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, रूपरेखा बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी पर निर्भरता के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसको जो चलाने वाले होने चाहिए वो बहुत ही कुशल होना चाहिए, अपने क्षेत्र के टॉप क्लास के लोग होना चाहिए। और जो भी लोग हैं, जो भी इस तरह के रिस्पॉन्स देने वाले लोग हैं, आतंकी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, मतलब उनके आतंकियों से लड़ने वाले लोग हैं, प्रतिक्रिया मतलब माइक लेकर प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, वो लोग जो हैं उनके स्किल को क्या होना चाहिए? अपग्रेड किया जाना चाहिए। तो NSG के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। NSG के DG हैं MA गणपति। कौन है? MA गणपति। हाँ, आप MA गणपति को देख सकते हैं। NSG को ही ब्लैक कैट कहा जाता है, ब्लैक कैट भी कहा जाता है। यह गृह मंत्रालय के तहत आने वाला क्या है? काउंटर टेररिज्म यूनिट है, आतंक विरोधी यूनिट है भारत सरकार का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, ताकि ये क्या करे? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक सके, उनसे लड़ाई कर सके आतंकवादियों के खिलाफ। और बाद में इसे 1986 में एक वैधानिक रूप दिया गया। अब प्रश्न आपके लिए है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ओमनी प्रेजेंट
omnipotent security is the motto of this organization. NSG, CISF, NIA, इंडियन आर्मी। तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किस संगठन का आदर्श वाक्य है? NSG का है। NSG क्या है? CISF क्या है? CISF तो इंडस्ट्रियल करता है, तो सर्वत्र नहीं हो सकता। NIA क्या है? आतंक विरोधी जो है जांच करता है, जांच संस्था है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और प्रतिक्रिया का संस्था नहीं कि आतंकवादी आया है लड़ेगा, नहीं। और सेना जो है वो क्या करती है? सेना जो है बॉर्डर पर और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराती है, सीमा की सुरक्षा में काम करती है, विदेशी आक्रमणों से लड़ती है। तो आतंकियों से लड़ने के लिए तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा देना पड़ेगा, सर्वत्र होना पड़ेगा, तो NSG हो सकती है। तो NSG है इसका, ठीक है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक परीक्षा में राव के बारे में पूछा गया था, तो याद रखना है। अब आपने जो अभी तक वीडियो देखा उससे आप कई सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, और इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं तो आपने वीडियो ध्यान से देखा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखें, नोट्स बनाएं। लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? ये बताना है आपको। PMGKAY का पूर्ण विस्तार क्या है? इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बताना है आपको। PMGKY इस योजना की शुरुआत कभी कोविड के बाद हुई थी इसकी शुरुआत। सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? 28 के लगभग है। भारत में भूख की स्थिति क्या है? सीरियस है। रिपोर्ट की 2023 की थीम क्या है? तो जाने चाहिए युवाओं को जो है वो भागीदारी मिलनी चाहिए, युवा जो है लीड करे वो फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में। नवरत्न दर्जा पाने वाली नवीनतम कंपनी कौन है? आपको बताना है। सरस्वती सम्मान देने वाली संस्था का नाम क्या है? आपको बताना है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? यह बताना है आपको। NSG की स्थापना कब हुई? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। नहीं आप बता पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और सारे जो है नोटिफिकेशंस ऑन करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, अच्छे से रहें।